नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है ट्रांसफार्मर का सीरीज 8। इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं वो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को दूसरे सॉरी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को एक वोल्टेज स्तर से दूसरे वोल्टेज स्तर में परिवर्तित करता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को जो प्राइमरी में हम वोल्टेज दे रहे हैं वो सेकेंडरी में दूसरे वोल्टेज में प्राप्त होता है। बेसिकली मतलब अगर मान लीजिए अगर प्राइमरी में 100 वोल्ट दे रहे हैं तो सेकेंडरी में या उससे ज्यादा मिलेगा या उससे कम मिलेगा, उसके ऊर्जा वोल्टेज स्तर में परिवर्तन करता है। अगर वोल्टेज ज्यादा मिलता है तो वैसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। अगर वोल्टेज कम मिलता है तो वैसे ट्रांसफार्मर को क्या बोला जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जिधर सप्लाई दिया जाता है उसे प्राइमरी, और जिधर प्राप्त होता है, मतलब जिधर सप्लाई प्राप्त होता है, वोल्टेज प्राप्त होता है या लोड कनेक्टेड जिधर करते हैं उसको सेकेंडरी बाइंडिंग कहा जाता है। मतलब बाइंडिंग जो होता है ना, जिधर इनपुट दिया जाता है वो प्राइमरी बाइंडिंग कहलाता है, और जिधर आउटपुट लिया जाता है उसको सेकेंडरी बाइंडिंग कहा जाता है। उसको हम दूसरों शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिधर लोड कनेक्टेड किया जाता है ना उसको सेकेंडरी बाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है। इसके कोर को लेमिनेटेड किया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस जो है कम हो सके। ठीक है। कोर को क्या किया जाता है? लेमिनेटेड किया जाता है। लेमिनेशन क्या होता है वो आप पिछला सीरीज जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। लेमिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि उसका ईडी करंट लॉस है ना वो कम हो सके। और इसका कोर जो होता है ना सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बनाया रहता है। कोर जो है किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का मटेरियल का बना होता है। ठीक है। सिलिकॉन स्टील मटेरियल का इस्तेमाल से क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है, हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर को लेमिनेटेड किया जाता है ताकि ईडी करंट को कम किया जाए, और सिलिकॉन स्टील मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ताकि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन जुड़ा है कि वो उसमें फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता है। मान लीजिए ये यहाँ पे वोल्टेज दिए 100, ये स्टेप अप करके इसको कर दिया 200, और इधर का फ्रीक्वेंसी था 50 हर्ट्ज, तो इधर का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना वो भी 50 हर्ट्ज ही होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यू में खासकर पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी में क्या स्टेप अप और स्टेप डाउन में फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है ट्रांसफार्मर के द्वारा? तो इसका आंसर है नहीं। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कोर को लेमिनेटेड ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं। ट्रांसफार्मर की ताम्र क्षति का मान, ठीक है, कॉपर लॉस जिसको हम बोलते हैं, कॉपर लॉस का मान सेकेंडरी बाइंडिंग पर संयोजित लोड बढ़ने के साथ बढ़ता है। जो कॉपर लॉस है ना वो लोड पे डिपेंड करता है, लोड का करंट जो है ना उस पे डिपेंड करता है कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में दो लॉस होता है, एक कोर लॉस होता है और एक होता है कॉपर लॉस। कोर लॉस भी दो प्रकार का होता है, हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। ठीक है, लेकिन जो कॉपर लॉस होता है ना वो ट्रांसफार्मर के लोड पे डिपेंड करता है। लोड में करंट कितना प्रवाहित हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए लोड में संयोग अगर लोड अगर बढ़ाएंगे तो कॉपर लॉस बढ़ेगा, और लोड कम करेंगे तो कॉपर लॉस कम होगा। ठीक है। अगला है ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा, ठीक है, लौ क्षति का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर को दो प्रकार से टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एक होता है सेकेंडरी को ओपन करके और एक होता है सेकेंडरी को शॉर्ट करके। तो सेकेंडरी को जब ओपन किया जाता है ना तो कोर लॉस ज्ञात किया जाता है, क्योंकि कोर लॉस लोड पे और बिना लोड पे सेम रहता है। लोड अगर डालेंगे तो भी कोर लॉस नहीं बदलेगा, और लोड डालेंगे तो भी कोर लॉस नहीं बदलेगा। इसलिए जब ओपन सर्किट किया जाता है तो उससे क्या निकाला जाता है? कोर लॉस। ठीक है, और जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है उससे क्या निकाला जाता है? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस। ठीक है,
इसको आपको नोट करने की जरूरत है, ये भी काफी पूछा जाता है। कहाँ चला गया? ठीक है, तो देखिए अब इसको फिर से देख लेते हैं। ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की लोड रहित अवस्था, मतलब नो लोड अवस्था में लौ क्षति, जो हम जिसको कोर लॉस की बात कर रहे हैं, कोर लॉस की बात कर रहे हैं, लौ क्षति उसको बोला जाता है, कोर लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होता है ना, ये होता है किसी भी इक्विपमेंट का जब दक्षता निकालना ना, तो उसका आउटपुट आउटपुट बटा आप इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉस, जो इसमें लॉसेस हो रहा है, इसको आप दो तीन ढंग से लिख सकते हैं। बेसिकली जो मेन फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आउटपुट बटा इनपुट। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का दस्ता निकालना है तो आउटपुट बटा इनपुट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, थ्री फेज ट्रांसफार्मर बाइंडिंग को स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा आदि में संयोजित संयोजनी में संयोजित किया जा सकता है। मतलब आप इसको थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर है उसको स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दो ट्रांसफार्मर को समानांतर क्रम में जोड़ने से उसका जो इफिशियंसी है ना, एफिशिएंसी बढ़ जाता है। लेकिन इसको एक चीज ध्यान रखना होता है कि आपको जब दो ट्रांसफार्मर को समानांतर क्रम में जोड़ना है तो इसका फेज क्रम जो हो ना वो सेम होगा। तो मतलब आर वाई और बी को समानांतर में जोड़ना है। ठीक है, तो इसका आर को आर से जोड़ना है, वाई को वाई से जोड़ना है और बी को बी से जोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखने के मतलब देखना पड़ेगा जब समानांतर क्रम ट्रांसफार्मर को किया जाएगा। ठीक है, तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ट्रांसफार्मर को समानांतर क्रम में प्रचालित करने से उसका दक्षता जो है ना, दक्षता क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ना, वो होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूं, जो वोल्टेज, इसको हिंदी में नियमन बोला जाता है, बेसिकली इंग्लिश में वोल्टेज रेगुलेशन बोला जाता है। इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, वोल्टेज जब वो नो लोड पे है, ठीक है, वोल्टेज कब लेना है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, वोल्टेज आउटपुट का वोल्टेज लेना है जब ये नो लोड पे है। ठीक है, मतलब लोड नहीं कनेक्टेड किया है तो इसका वोल्टेज मेजरमेंट कर लेना है, माइनस वोल्टेज फुल लोड, इसको फुल लोड पे कनेक्ट करके वोल्टेज, इसका टर्मिनल का वोल्टेज लेना है। ठीक है, और बटा जो है भागा देना है, वोल्टेज जो नो लोड का वोल्टेज है ना उसे भागा देना है। मतलब क्या करना है, वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा वी एन एल, इसका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा सॉरी, ये नीचे आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, सिलिका जेल का जो रंग होता है ना वो नीला होता है। सिलिका जेल का उपयोग क्यों किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर जो हवा खींचता है और वो छोड़ता है, उस हवा में क्या होता है, वातावरण के हवा में नमी रहता है, तो नमी जो है वो ट्रांसफार्मर आयल में मिक्स ना हो जाए, उसको सोखने के लिए सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सिलिका जेल का कलर जो होता है नीला होता है, और इसका जो उपयोग होता है नमी सोखने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका, जो वातावरण से नमी ट्रांसफार्मर में जा रहा है उसको सोखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिर है, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन और स्टील का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन और स्टील का उपयोग जो होता है ना, वो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए होता है। और हिस्टेरेसिस लॉस कहाँ होता है, कोर में होता है। बेसिकली कोर किसका बना होता है, सिलिकॉन और स्टील को बनाया जाता है, किस लिए, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का उपयोग आंतरिक फॉल्ट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक के बीच प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक के बीच में होता है। किसका, जैसे मान लीजिए मेन टैंक है, ठीक है, और एक कंजर्वेटर टैंक है, इसके से पाइप से जुड़ा रहता है, इसी के बीच में क्या होता है, बुकोल्ज रिले लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये किसका होता है, आंतरिक फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए, मतलब पता करने के लिए। हाँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर, मतलब आप इतना पढ़ लिए होंगे तो उम्मीद है कि ये आपको आसानी से आ रहा होगा। ट्रांसफार्मर जो है ना एसी पे कार्य करता है, डीसी पे काम नहीं करता। इसके लिए इसका जो है ना एक डेडिकेटेड, मतलब सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि एसी पे कार्य करता है, डीसी पे क्यों नहीं करता है,
और डीसी पे कनेक्ट कर देने से क्या होगा, इस पे एक वीडियो बनाया था, तो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। ट्रांसफार्मर की लेमिनेटेड कोर सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। फिर से आ गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आ जा रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड कोर होता है जो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, लेमिनेटेड कोर का उपयोग ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए होता है। ट्रांसफार्मर का सिलिकॉन स्टील को बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर कोर जो होता है सिलिकॉन स्टील को बनाया जाता है ताकि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो सके। ट्रांसफार्मर के टैंक में तेल भरा रहता है जो कि इंसुलेशन तथा ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जब गर्म होता है ना, तो ये तेल का जो काम है ना, उसको एक इंसुलेशन का भी काम करता है, और जो ठंडा रखना भी इसका काम है, ठंडा रखने का एक माध्यम का कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का काम दो काम है, एक तो इंसुलेशन देना, और दूसरा है कि उसका जो मतलब ठंडा रखे, ट्रांसफार्मर गर्म होने के बाद और जल्दी से ठंडा हो जाए, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग को डीसी स्रोत से संयोजित किया जाता है तो बाइंडिंग जल सकती है। देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ना, इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, डीसी पे नहीं कार्य करता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ही आ गया कि ट्रांसफार्मर के अगर प्राइमरी बाइंडिंग को डीसी स्रोत से कनेक्ट कर देंगे ना, तो उसका बाइंडिंग जल जाएगा, तो इसलिए आप कभी कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उसकी पूर्ण लोड अवस्था में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान से केवल 2 से 5% होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था में प्रवाहित होने वाली धारा, मान लीजिए ट्रांसफार्मर को नो लोड पे आप डाल दिए हैं, ट्रांसफार्मर कोई लोड नहीं है, तो जो प्राइमरी में धारा प्रवाहित होगा ना 2 से 5% ही होगा। ठीक है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर है और इसको इधर लोड कनेक्टेड नहीं है, तो जो ये प्राइमरी में करंट होगा ना 2 से 5% ही होगा। मान लीजिए 100 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है, तो इससे 2 एम्पियर होगा या तो 5 एम्पियर, 2 से 5 ही एम्पियर तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर की लौ क्षति उसकी लौ कोर के द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षति होती है। ठीक है, बेसिकली ये कह रहा है कि लौ क्षति जो होता है ना, आयरन कोर लॉस जो है ना, वो कोर में होने वाली क्षति है। ठीक है, अगला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी बाइंडिंग ज्यादा होता है और इसमें आउटपुट वोल्टेज भी ज्यादा होता है। जब आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, उसका जो प्राइमरी बाइंडिंग के तुलना में सेकेंडरी बाइंडिंग का संख्या ज्यादा होता है और इसका वोल्टेज भी सेकेंडरी में ज्यादा होता है। स्टेप अप में सेम उल्टा होता है, स्टेप डाउन में प्राइमरी की तुलना में बाइंडिंग जो सेकेंडरी में होता है वो कम होता है और वोल्टेज भी कम होता है। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का सीरीज यहीं पे हम समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।